तो ये कहता है कि जी आपका जो कंट्रैक्ट है, ठीक है, कौन आपका कौन से एग्रीमेंट जो है वो कंट्रैक्ट होंगे, जो कौन से एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं होंगे। पीछे हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी पढ़ा था, जो आपका एग्रीमेंट होगा ना, मतलब एग्रीमेंट उसको उसकी हम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देते, हम परफॉर्मेंस देते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की। और ये मुझे मैं बताता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं। ऑल एग्रीमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो जिनमें ये कंडीशन होंगी। क्या? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, ये कंडीशन है, कंडीशन इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट। ठीक है, मेड विद फ्री कंसेंट। ठीक है, इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट। आगे जी आपका फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। अच्छा, फ्री कंसेंट हो और कम्पिटेंट पार्टीज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। ठीक है, पार्टीज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, ये दूसरी बात होगी। तीसरा, आप लॉफुल कंसिडरेशन हो। ठीक है, क्या? लॉफुल कंसिडरेशन हो। ठीक हो गया। आगे एक लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ठीक हो गया। पांचवी, एंड नॉट हेयर बाई डिक्लेयर्ड बाई लॉ टू बी वाइड, और लॉ ने उसको वाइड भी डिक्लेयर ना किया हो। ठीक है, नॉट हेयर बाई डिक्लेयर्ड बाई लॉ टू बी वाइड, वाइड डिक्लेयर ना हो। ठीक हो गया। ये आपकी हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड मतलब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। ये आपके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहला, पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट, पहले फ्री कंसेंट हो, मतलब उसमें आपका फ्रॉड ना हो, उसमें आपका क्वेश्चन ना हो। ठीक है, उसमें आपका मिस्टेक ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। और पार्टीज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, पार्टीज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट मतलब वो पार्टी आपकी मेजर हो, साउंड माइंड हो, मेजर मेजर हो एंड साउंड माइंड, साउंड माइंड हो। ठीक है, तो फिर उनके साथ कंट्रैक्ट होगा। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, मैडम सभा कार सेल कर रही है, तो उसके बदले में उनको करेंसी मिले। ठीक है, उनको बदले में उनको कोई नॉलेज मिले, कोई सर्विस मिले। ये नहीं है कि उसके बदले में उनको चर्च मिले, उनके बदले में उनको अफ्यून मिले, शराब मिले, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, वो लॉफुल चर्च मतलब वाइन, और इसके अलावा ओपियम, या आपका कह लो कि जी ड्रग्स कह लो कोई भी। ठीक है, वो ना मिले। ओपियम, ओपियम। ठीक है, आगे लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। अब कार दे रही हैं तो ये मतलब मैडम सभा कार दे रही हैं और कहती हैं जी मैं आपको कार दूंगी, जाके आप मैडम नईमा को उड़ा दें। ठीक है, मैडम नईमा को उड़ा दें। तो ये क्या होगा? ये आप लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, टू किल समवन।
इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ये आप यही कह रहे हो टू किल समवन, कि आप किसी को उड़ा दें, ये आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। या फिर वो कहता है कि जी नॉट डिक्लेयर्ड हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वाइड, ठीक है, नॉट हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वाइड, कि वो वाइड डिक्लेयर भी ना हो, ठीक है, वो वाइड भी डिक्लेयर ना हो, ठीक है, कि मतलब उसकी वैलिडिटी हो, वो एक्ट वैलिड हो, वो एक्ट वाइड ना हो, मतलब जैसे आपका सब्जेक्ट मैटर खत्म हो सीज हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी नहीं रह जाती, वो वाइड हो जाता है, ठीक है, वो वाइड हो जाता है। तो ये तो कह रहा है कि जी आपके एसेंशियल्स है, ये आपका एसेंशियल्स है। अनड्यू, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये parties competent to contract measures on mind, lawful consideration of wine, fume, drugs, lawful object, ये और नॉट डिक्लेयर्ड बाई लॉ। आगे कहता है कि नथिंग इन कंटेन शैल इफेक्ट एनी लॉ, एनी लॉ फॉर द टाइम, ये आपका यहाँ पे पाकिस्तान है, इन फोर्स इन पाकिस्तान, नथिंग इन एक्ट शैल इन फोर्स एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अब कोई लॉ इन्फोर्स है तो उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे वो कहता है कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग इन रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मस्ट बी इन रिटर्न हो। ये आपका कौन सा कहता है लॉ, ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा आपका जैसे आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि जी आपका रजिस्टर होना चाहिए डॉक्यूमेंट, एक्ट को क्या कहता है कि जी आपका सेक्शन 17 कहता है कि जी कोई सेक्शन 17 कि कोई आपका डॉक्यूमेंट है जो कि आपको 100 मतलब 100 रुपये से ज़्यादा का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो आपका कोई राइट क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, या टाइटल क्रिएट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, लिमिट कर रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, तो उसको लाजमी रजिस्टर करवाना है, उसको लाजमी रजिस्टर करवाना है, तो इसको भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। या आपका जैसे वो आपका विटनेस सेक्शन 17 कहता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है तो 2 विटनेसेस होंगे, ठीक है, हमारा क्यूएसओ क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है तो 2 विटनेसेस होंगे, ठीक है, 1984 सेक्शन सेक्शन 17, इसका भी सेक्शन 17 है कि जी आपका जो टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी 2 विटनेसेस, मस्ट बी प्रूव बाय 2 विटनेसेस, ठीक है, इनको इफेक्ट नहीं करेगा ये, किसी दूसरे लॉ को ये इफेक्ट नहीं करेगा। कहते हैं नथिंग शैल इफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक हो गया, इनको इफेक्ट नहीं करेगा, एक बात। दूसरा कहता है एंड नॉट हेयर बाई
रिपील, और ये ला जो है रिपील भी ना हो, बाई विच एनी कंट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग। वो कंट्रैक्ट आपके एंड वो जो लॉज हैं वो रिपील भी ना हुए हों, जिसमें वो कहता है कि जी आपका कंट्रैक्ट जो है क्या इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस हो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, आपका क्यू दो विटनेसेस हों, आपका ये क्या कहता है, आपका QSO कहता है, ठीक है, ठीक है, क्या कहता है, QSO कहता है। आगे इन ला मस्ट बी मतलब इन इन राइटिंग हो, ठीक है, मेड इन राइटिंग, राइटिंग हो, जैसे आपका क्या कहता है, ये आपका TPA कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है, और इन मतलब हु आर कंप्यूटर मतलब इन लॉ इन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है, ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। 100 रुपये से ज़्यादा का कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपका राइट क्रिएट करता है, जो आपका राइट क्रिएट करता है या एक्सटिंग्विश करता है, लिमिट करता है आप डॉक्यूमेंट या कह लो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये है आपका अब तक। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 पहले तो आपका बताता है, आपको पावर्स बताता है, ठीक है, आपको पावर्स बताता है कि जी आपकी पावर्स क्या है। इसेंशियल्स क्या है कि जी पहले फ्री कंसेंट होगी, ठीक है, फ्री कंसेंट होगी। दूसरा, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होंगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होगी, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होगी। तो आपने कहना है नो वाइन, नो नो वाइन और अफ्यूम या ड्रग्स, ठीक है, फ्री कंसेंट, तो नो फ्रॉड, नो फ्रॉड नहीं। आगे लॉफुल ऑब्जेक्ट हो कि किसी को मकसद उसका सही लॉफुल होना चाहिए, और डिक्लेयर्ड बाई लॉ, नॉट डिक्लेयर्ड बाई, नॉट बी वाइड, वो वाइड ना हो, ठीक है, वो वाइड, नॉट टू बी वाइड। ये आपका कह रहा है सेक्शन 10। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे जो दूसरे कोई लॉज हैं, ठीक है, तो उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी आपका सपोज के, मैं इसको ऐसे कर लूँ तो वो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल, ठीक हो गया। ये आपका सेक्शन 10। आ गया जी आपका कहता है सेक्शन 11 क्या कहता है कि वो इज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, वो इज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट कौन कर सकता है, कहता है जी एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है कि एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर आप पढ़े ना सेक्शन 3 QSO का, ठीक है, तो वो क्या कहता है, ऑल दी पर्सन्स शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि वो सारे पर्सन जितने भी पर्सन हैं वो शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है। ये लगा के वो आगे सवाल यानी कंडीशन लगा देता है कि हाँ वो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर, गिव रैशनल आंसर, वो ये बताता है। तो वो क्या है, ये जनरल रूल है, ठीक है, ये आपका के इसको हम कहते हैं जी जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल, ठीक है। क्या कि एवरी पर्सन इज
इज पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। लेकिन कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है कि हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी टू लॉ। मेजोरिटी टू लॉ का कौन सा कंट्रैक्ट है, एक्ट है, ये आपका एक है जी मेजोरिटी एक्ट है, मेजोरिटी एक्ट 1875 का है। ठीक है, वो क्या कहता है, 1875 का ही है मेरा ख्याल है। वो क्या कहता है कि जी आपका मेजर कौन होता है, हु इज मेजर, मेजर पर्सन, पर्सन एजेड 8 प्लस। ठीक है, वो क्या है, वो आपका कॉल्ड मेजर, क्या उसको क्या कहते हैं हम, कॉल्ड एज मेजर। ठीक है, उसको हम मेजर कहते हैं। जैसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से या 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। ठीक है, उसको हम मेजर कहते हैं। अब हु इज एज ऑफ मेजोरिटी टू विच इज सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ जिसके, उस लॉ के तहत वो मेजर हो जिसमें वो कंट्रैक्ट कर रहा है। एंड दूसरा हु इज, ठीक है, हु इज, ये आपका दूसरा, ये आगे कहता है हु इज आगे, अच्छा जी, अच्छा, दूसरा एक तो हु इज एज, एज ऑफ मेजोरिटी जो 18 साल का हो। दूसरा हु इज साउंड माइंड, क्या जी, हु इज साउंड माइंड। ठीक है, जो दूसरा साउंड माइंड हो। ठीक है, एक आपका मेजर हो। ठीक है, क्या, एक आपका मेजर हो। ठीक है, दूसरा साउंड माइंड हो। ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीसरा, तीसरा कौन है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं, लॉ फ्रॉम कंट्रैक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इज। अब ये डिस्क्वालिफाइड कौन होते हैं, फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ये कौन से होते हैं। अब ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, कौन, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कौन आपका, इसमें आपका आ जाता है लाइक एग्जांपल आपका, एग्जांपल इसका आपका आ जाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा आपका आ जाता है एलियन एनिमी, एलियन एनिमी। ठीक है, या फिर आपका आ जाता है एलियन एनिमी, या फिर आपका आ जाता है दूसरा कोई कन्विक्टेड पर्सन, या जो कंपनी रनिंग अगेंस्ट मेमो। ठीक है, ऐसी कंपनी जो अपनी रनिंग अगेंस्ट मेमो, अपनी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जो चल रही है, वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी कंट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो आपकी कंट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी। सर यहाँ पे इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन बता दें। इंसॉल्वेंट, यही मैडम, इंसॉल्वेंट मैं आपको देखें, आपने सपोज के बैंक से पैसा लिया हुआ था या मैडम सभा से पैसा लिया हुआ था, अब पैसा आप पे नहीं कर सकी। ठीक है, इंसॉल्वेंट के लिए मैं आपको डिटेल के साथ भी ब्रीफ कर सकता हूँ। ये एक है इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1920 का। इसके तहत क्या है, 1920 का ये क्या कहता है कि जी आपने मैडम
लुबना शहीन साहबा, आपने पेमेंट ली हुई थी, बैंक से 50 लाख लिया हुआ था, मैडम सबा से 5 लाख लिया हुआ था, मैडम नैला से 5 लाख लिया होता है। इस तरह आपने टोटल 1 करोड़ रुपया देना है। आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, आपका बिजनेस में नुकसान हो गया आपको, अब आप पे नहीं कर सकते। अब इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 9 के तहत आप भी जा सकती हैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए कि जी मैं कंगाल हो गई हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मुझे अब माफ़ी दें। ठीक है, आप भी कोर्ट में जा सकती हैं। और आपके क्रेडिटर्स जो आपने जिस बैंक से लिया हुआ था, ये मैडम सबा से, मैडम नाला से, ये भी चले जा सकते हैं कि जी उनसे कहोगे पेमेंट करें। अब इस सूरत में क्या होगा कि जब इंसॉल्वेंसी पिटीशन चली जाएगी तो कोर्ट जो है उसी टाइम, सेक्शन मेरे ख्याल 21 है इंसॉल्वेंसी एक्ट का, वो इंटरिम रिसीवर अपॉइंट करेगी। इंटरिम रिसीवर उसको क्या कहेगी, उसको कहेगी कि जी मैडम ये नायला जो पिटिशनर है, ठीक है, सॉरी ये लुबना जो पिटिशनर है, इसकी आप एसेट्स रियलाइज करें। ठीक है, रियलाइज का मतलब कि इसको देखेंगे जी इसके पास इस वक्त कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, इसके पास कितनी पैसा है, कितनी माल है, क्या हिसाब किताब है, वो आपकी एसेट रियलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद वो उसको कहा जाएगा कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सपोज कि आपके पास कोई फर्नीचर है, कोई ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है, कोई कुछ भी है, तो वो रियलाइज करेगा, रियलाइज करके कोर्ट को रिपोर्ट देगा, फिर कोर्ट कहेगी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट तमाम क्रेडिटर्स में एज पर रेशो होगा, एज पर रेशो। सपोज कि आपने 1 करोड़ में से 50 लाख देना है बैंक वालों को, 5 लाख देना है मैडम सबा का, 5 लाख में इसका, 5 लाख इसका। अब 1 करोड़ में से आपके पास आपकी टोटल प्रॉपर्टी आ जाती है 20 लाख, तो इस रेशो के हिसाब से 50% तो बैंक ले जाएगा, क्योंकि अब 50 लाख उनका था, तो 10 लाख उनको मिल जाएगा, बाकी 10 लाख इनको तकसीम कर दिया जाएगा और कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। ये है आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। तो जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पर्सन भी कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है मैडम। सर ठीक अगर है ड्यूरिंग सर। सर जी मैडम। अगर सर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो सॉल्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग कंट्रैक्ट इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर वही प्रोसीजर होगा, फिर कौन सा प्रोसीजर चेंज होगा, फिर वही। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वो सारी जिंदगी तो इंसॉल्वेंट नहीं रहेगा ना, मतलब एट सम पॉइंट अगर वो उसके पास पैसा आ जाता है और वो कांटेक्ट करने के लायक हो जाता है, तो फिर भी नहीं कर पाएगा। मैडम एक दफ़ा जो उनको मिल गई ना कंडीशन, माफ़ी मिल गई, तो फिर वो दोबारा तो वो मतलब उसके लिए नहीं है कि मतलब उसको कह कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट को लिए भी काफ़ी सारे अजाब होते हैं उनके पास, उसको कोई बाद में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, उसको गवर्नमेंट कोई मतलब जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, गवर्नमेंट कोई लोन देती है वो नहीं मिलता, और बैंक उनको लोन नहीं देता। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंट होना भी कौन सी हुई है, एक किस्म किस्म की सजा ही है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 8 मिनट मीटिंग रहती है। चलें जी, आ गया है आपका जी वट बट, ये सेक्शन 11 था। ठीक है, 12 12 क्या कहता है, 12 कहता है आपका कि जी कौन सा पर्सन साउंड माइंड होगा। पीछे तो हमने कहा कि जी साउंड माइंड कंट्रैक्ट कर सकता है, तो साउंड माइंड कौन होगा, साउंड माइंड की कंडीशन क्या होगी, क्या आप किसको साउंड माइंड कहते हैं। साउंड माइंड तो आपने पीछे कह दिया, पीछे कह दिया कि जी साउंड माइंड कंट्रैक्ट कर सकता है। वो साउंड माइंड है कौन, वो साउंड माइंड है कौन। ठीक है, मैडम सभा साउंड माइंड है, मैडम नायला साउंड माइंड है, कौन है, ये बताता है कि जी ऐसा पर्सन
ऐसा पर्सन जिसको अपने इंटरेस्ट का पता हो, जिसको अपने नफा नुकसान का पता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं साउंड माइंड। जैसे मैडम सभा की कार है 20 लाख की, अगर वो 20 लाख की कार सेल कर रही है 20 लाख में या 25 लाख में, तो ये साउंड माइंड है। अगर अपनी कार वो सेल करनी है 5 लाख में, तो वो साउंड माइंड नहीं है। इसी तरह मैडम सभा की कार है 20 लाख की, और आगे वो दे रही है मैडम नायला साहबा को। मैडम नायला जो है वो कार मैडम नायला को कहती है कि ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, वो ये तो जापानी है, ये देखो, और ये गाड़ी 40 लाख की है। अब उसको नहीं पता ये 40 लाख की है, ठीक है, तो वो फैसला नहीं कर पाएगी कि क्या मुझे 40 लाख में लेना, ये फायदा होगा नुकसान होगा। तो अगर वो फैसला नहीं कर पाती तो वो साउंड माइंड नहीं है, वो साउंड माइंड नहीं है, ठीक है। ये बताता है हु इज साउंड माइंड, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रैक्टिंग। ठीक है, आपको थोड़ा एक आइडिया मिल गया होगा। कहता है जी अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, इस पर्सन को साउंड माइंड कहते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रैक्टिंग। For the purpose of contracting, making contract, if at the time when he makes it, he is capable, जब उसने contract किया, he is capable of understanding, क्या वो capable है, capable of understanding, capable of understanding it। अब contract की nature को जानता है, समझ रहा है, and forming rational judgment as to affect its interest, और अपने इंटरेस्ट पर वो रैशनल जजमेंट पास कर सकता है, मतलब वो फैसला कर सकता है कि जी आइदर इट इज इन फेवर ऑफ मी और नॉट। एक तो वो कह रहा है कि जी अंडरस्टैंड, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड है कि जी वाकई ये कार्ड है, उन्होंने मुझे कहा कार्ड है, कार ले लें मुझसे, तो उनको लगता है कि जी ये वाकई कार्ड है, ठीक है, और जो है कार्ड मेरे वैसे ज़रूरत भी है, ठीक है, मुझे कार की ज़रूरत भी है, तो ये क्या है, वो कैपेबल टू अंडरस्टैंड है कि जी कंट्रैक्ट की नेचर जानते हैं। दूसरा रैशनल, कंट्रैक्ट की नेचर तो जानते हैं, आगे देखते हैं जी फैसला करता है कि जी क्या उसको ये फेवर में है या नहीं। अब 20 लाख में फायदा होगा उसको या नहीं, हम कितनी मतलब समझदारी करते हैं, हम जाके ये मान के हम रेस्टोरेंट में भी चले जाएं तो हम कहते हैं कि जी क्या मेन्यू है, ठीक है, क्या मेन्यू है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। हम शोरूम पे चले जाएं या कुछ किसी कहीं शॉपिंग हम मॉल पे चले जाएं, तो हम जाके देखते हैं कि जी इसकी प्राइस क्या है, फिर हम कंपेयर करते हैं कि जी बाकी कंपनीज यही आर्टिकल्स कितने में दे रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम अपना एक जजमेंट करते हैं, हम जजमेंट करते हैं कि जी क्या ये हमारे फायदे में होगा या नहीं। ठीक हो गया। आगे कहता है एक दूसरा, अ पर्सन, ये वास्ट है। अ पर्सन इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, अब एक पर्सन अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली साउंड माइंड, ही मे मेक कंट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड। यहाँ पे साउंड माइंड की बात कर रहा है, देखें अनसाउंड माइंड में, अनसाउंड माइंड एक लार्ज डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके 3%, ठीक है। कौन से 3%, आपका लुनेटिक, या आपका इडियट, या आपका आ जाता है ड्रंकर, ठीक है। अब लुनेटिक, इडियट कौन है, इडियट है जी बाई बर्न, ये जो था ये बंदा बाई बर्न ही पागल है, फातरा लकल है, इसके पास कोई नहीं है। अब
लुनाटिक का ये है कि जी बाई बर्न तो ये ठीक था, लेकिन अब इसको दौरे पड़ते हैं। ठीक है, इसको ये है कि जी कभी ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है। ठीक है, कभी पागल हो जाता है, कभी कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, कभी कुछ देर के लिए ये बीमार हो जाता है। तो ये लुनाटिक की बात कर रहा है। या ड्रंकर भी जब शराब पी लेता है तो उसको होश नहीं रहती, बाकी टाइम वो ठीक होता है। ठीक है, अब ये पर्सन जो इडियट तो कर ही नहीं सकता, इडियट इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल बेवकूफ़ ही रहता है। ठीक है, वो बेवकूफ़ ही रहता है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब इडियट, लुनाटिक या ड्रंकर, अब ये जब ठीक होते हैं उस टाइम तक कंट्रैक्ट कर लें तो वो ठीक है। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो इसकी एक ना लाइन होते है कि मैं, ये बहुत अच्छी मतलब लिखी हुई है, इससे आपका कंट्रैक्ट सारी समझ आएगी। 1 to all आपको कंट्रैक्ट का पता चल जाएगा। ये देखें, अब ये लुनाटिक है, कभी ठीक हो जाए कभी ठीक नहीं। अब ये लाइन है, ये पटरी चल रही है। ठीक है, ये देखें, अब ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जब ठीक है, मतलब ये जब ठीक है, ये 2017 है, 2018 में पागल हो जाता है, 2019 में फिर ठीक हो जाता है, 2020 में फिर पागल हो जाता है। तो जिस टाइम वो ठीक है वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जिस टाइम वो ठीक है वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस टाइम वो ठीक है वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। अब सेकंड क्या कहता है, अ पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, वो कभी कभी ठीक होता है। ठीक है, और ओकेशनली, और कभी कभी वो जो है ना अनसाउंड माइंड, मतलब ये ज्यादा टाइम जो है वो ठीक रहता है, कभी कभी वो पागल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी वो पागल हो जाता है। तो जिस टाइम वो पागल होता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिस टाइम वो पागल होता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जिस टाइम वो पागल होता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी।